नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज मैं यूपीएसआई का जो साहित्य सीरीज चला रही थी उसका आज 5वां क्लास है। आई होप कि आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग को याद हो रही होगी। एकदम जो कहते हैं ना, बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है ये सब अगर आप लोग रोज़ सुन लेते हैं तो आपको साहित्य याद करने का कोई ज़रूरत नहीं मिलेगा, पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि जो राजपाल सिंह की बुक है जिसे हर एक अच्छे टीचर सजेस्ट करते हैं, जैसे कि अभी काजल मैम जो कि टारगेट 2.0 बैच न्यू लॉन्च की है, उसने भी मैम बताई है कि आप लोग राजपाल यादव से हिंदी करो, राजपाल सिंह से सॉरी। तो राजपाल सिंह में साहित्य का 580 प्लस क्वेश्चन मल्टीपल दिए हुए हैं जो कि हूबहू एग्ज़ाम में एकदम आए हुए प्रश्न हैं। यूपीएसआई में बोलिए, यूपी पुलिस में बोलिए, सब आए हुए प्रश्न हैं। वही मैं रोज़ 20-20 का करके आप लोगों को करा रही हूँ। आप लोग का काम है बस इसे सुनिए, 2x पे करके सुनिए, 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, लिखना ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग सोने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बेड पे गए और आप लोगों को नींद आ गया। 2-4 मिनट तो इधर उधर का सोचते हैं, जो इधर उधर का सोचते हैं बस फ़ोन लगा के रख दीजिए, कान में पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा बस, ठीक है। तो हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो जो अतीत के चलचित्र हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या फिर महादेवी वर्मा की है, या फिर सियाराम शरण गुप्त जी की है। तो राइट आंसर हम लोग का है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना अतीत के चलचित्र शामिल है जिसमें से उनको स्मरण है, ठीक है। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए पुरस्कार मिला था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है चक्रव्यूह के लिए, कविता के बहाने के लिए, आत्मजयी के लिए, कोई दूसरा नहीं। ये कोई दूसरा नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में कोई दूसरा नहीं, ये काव्य का नाम है कोई दूसरा नहीं, ठीक है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा आत्मजयी के लिए। तो कुंवर नारायण जी को उनकी कृति आत्मजयी के लिए 1995 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि कुंवर नारायण जी को तो व्यास के लिए क्या मिला था, व्यास सम्मान किससे सम्मानित किया गया था? आत्मजयी के लिए उन्हें व्यास सम्मान मिला था। अब पूछ देगा कि साहित्य अकादमी किसके लिए मिला था, तो डोंट वेरी, उसका भी इलाज है। तो कोई दूसरा नहीं, उनका काव्य है कोई दूसरा नहीं के लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला था और व्यास मिला था आत्मजयी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताइए। अब देवदास उपन्यास क्या है? पहले तो देवदास मूवी है, ठीक है, ये सब ने देखा होगा, ऐसा कोई नहीं है जो देवदास मूवी ना देखा हो। तो आप लोग समझ सकते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी रहेगी। ऑप्शन है प्रेमचंद्र जी, नेक्स्ट है धर्मवीर भारती, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका सही आंसर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी। देवदास प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान दिया है? अब किस कवि को गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा है? ऑप्शन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा है मैथिली शरण गुप्त जी को। तो मैथिली शरण गुप्त जी को गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। अब क्वेश्चन ऐसा ना कि ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी। गांधी जी ने किसे राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? तो मैथिली शरण गुप्त जी को, ठीक है। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को उनकी देशभक्तिपूर्व कविताओं के कारण राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है, ठीक है। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित है? ठीक है, हरिशंकर परसाई जी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, कृष्ण सोवती। तो मानसरोवर में प्रेमचंद्र की कहानियाँ इसमें संकलित है। मानसरोवर 8 खंडों में मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ संग्रह है। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि मानसरोवर के कितने भाग हैं, कितने खंड हैं, तो लगा दीजिएगा ना 8 खंड है। देखिए, अगर आपको ये सीरीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं उसको निवारण कर सकूं, उसको सुधारूं कि क्या गलत हो रही है।
आप लोगों को कैसे समझ में आएगा? मैं तो एकदम हौले हौले एकदम बारीकी से समझा रही हूँ, एकदम लॉलीपॉप टाइप का, पर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे समझ में कैसे आएगा? अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ। आप कमेंट कीजिएगा तो मैं ज़रूर उसे सॉल्व करूँगी, ठीक है। कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? तो झूठा सच, परीक्षा, बड़े भाई साहब, ईदगाह। तो अब क्वेश्चन का बात आता है कि हम तो पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आए ना तो आप पहले काटिए कौन सा होगा, नहीं पूछा है तो कौन सा होगा। तो प्रेमचंद्र का ईदगाह बचपन में तो खूब पढ़े होंगे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ईदगाह ना पढ़ा हो। एक बड़े भाई साहब भी है प्रेमचंद्र की, परीक्षा प्रेमचंद्र की है, तो कौन सा नहीं है? झूठा सच। झूठा सच किसका है? तो यशपाल का है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। परीक्षा, बड़े भाई साहब, ईदगाह प्रेमचंद्र की कहानियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की थी? तो घुमक्कड़ शास्त्र की रचना ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में है राहुल सांकृत्यायन, बी नंबर में है महादेवी वर्मा, सी नंबर में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंबर में है प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार थे। क्यों? क्योंकि उन्हें घूमना बहुत पसंद था, यात्रा करना, नई नई चीज़ों को देखना, समझना, खोज करना इनको बहुत पसंद था, इसीलिए इन्हें घुमक्कड़ कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि घुमक्कड़ कवि कौन है तो कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन को घुमक्कड़ शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने यात्रा वृत्तांत पर कई रचनाएं की हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? आया ना? अब देखिए आप लोग कितना क्वेश्चन, मतलब प्रेमचंद्र की रचनाएं कितना याद किए हैं। पीछे याद किए, ईदगाह याद किए थे, बड़े भाई साहब याद किए थे, और क्या था? एक बड़े भाई साहब, और क्या था? परीक्षा था। 3 यहाँ हो गया। यहाँ पे देखिए प्रेमचंद्र की रचनाएं, ईदगाह रिपीट हुआ है, 2 बैलों की कथा प्रेमचंद्र की है, पूस की रात प्रेमचंद्र की है। तो कौन सी नहीं है? ताई। तो ताई कहानी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी गई है। पूस की रात, ईदगाह और 2 बैलों की कथा प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानियां हैं, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है? अब राहुल सांकृत्यायन को कैसे कवि माने जाते हैं? तो घुमक्कड़ कवि। क्यों? क्योंकि उनको यात्रा करना बहुत पसंद था, यात्रा वृत्तांत उन्हें पसंद था। तो यहाँ पे भी है यात्रा वृत्त, ठीक है। कविता नहीं, स्मरण नहीं, निबंध नहीं, यात्रा वृत्त इन्हें बहुत पसंद था, ठीक है। इनकी कई मतलब क्या काव्य उसी पे है। अगला क्वेश्चन है, कलम के जादूगर किसे कहते हैं? तो कलम के जादूगर मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं क्या? नहीं। सूरदास को नहीं। राम वृक्ष बेनीपुरी को नहीं। तो प्रेमचंद्र को। कलम का सिपाही भी इन्हें प्रेमचंद्र को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज भाषा में लिखे हैं, सूरदास जी ब्रज भाषा में लिखे हैं, बिहारी लाल ब्रज में लिखे हैं। तो कौन नहीं लिखे हैं? तो मैथिली शरण गुप्त ब्रज में नहीं लिखे हैं। तो इतना तो समझ में आ गया, बुझा गया कि मैथिली शरण गुप्त ब्रज में नहीं लिखे हैं। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि तो लिखे किससे है, किस भाषा में लिखते थे मैथिली शरण गुप्त? तो देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की मुख्य काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास, बिहारी की काव्य भाषा ब्रज है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो ऑप्शन ए भक्ति काल के होंगे, या रीति काल के होंगे, या आधुनिक काल के, या आदिकाल के। तो सही आंसर है रीति काल के, ठीक है। तो भूषण किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। किस काल के? तो रीति काल के। रीतिकाल का समय सीमा क्या है बताइए, कमेंट कीजिए। तो मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375, भक्तिकाल की 1300 से 1700, रीतिकाल की 1700 से 1900 और आधुनिक काल की 1900 से अब तक, ठीक है। कबीरदास की देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन छूट रहा था। कवि भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं जो अपने वीर रस की कविताओं के लिए प्रसिद्ध है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप लोग तो रस पढ़े होंगे, अगर एसआई का एग्ज़ाम दे रहे तो रस तो आता है, बहुत अच्छा रस आता है, मतलब अच्छा क्वेश्चन रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छा रहता है। बट रस के प्रवर्तक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि वीर रस में क्या है? उत्साह की भावना रहती है ना, उत्साह की भावना। तो पूछता है कि वीर रस के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? तो वीर रस के प्रवर्तक भूषण को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कौन सी है?
तो क्या ब्रज भाषा है, या फिर पंचमेल खिचड़ी है, या फिर राजस्थानी भाषा है, या अवधी भाषा है? तो प्रेमचंद की कबीरदास की भाषा क्या है? पंचमेल खिचड़ी। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। इन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। ठीक है। साधु ककड़ी भी है। कबीर 3 भाषा है, साधु ककड़ी, पंचमेल खिचड़ी और भाषा का डिक्टेटर इन्हें कहा जाता है। ठीक है। कबीरदास की भाषा में विभिन्न बोलियां जैसे अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी का मिश्रण पाया जाता है, जिसे पंचमेल खिचड़ी या साधु ककड़ी कहते हैं। अब देखिए, कबीरदास जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जो भाषा समझ में आती थी उसी में वो अपना काव्य करते थे। बस उनका मत ये नहीं था कि आपको भाषा सिखानी है, उनका था कि दुनिया के बारे में आपको ज्ञान देना है। ठीक है। उनको वे दुनिया सांसारिक भाव बाधाओं को, पूजा पाठ, आडंबरों, दिखावापन, ये सब को ख़त्म करने के लिए लोगों को जागरूक करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित दोहे किसका है? निम्नलिखित दोहा किसका है? पढ़ो। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुँ दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। अर्थ क्या है? माला तो कर में फिरे। माला जो हम लोग का माला रहता है, कोई सा भी माला हो, उसके अंदर कर मतलब धागा रहता है ना, धागा में ही तो गुथा रहता है माला। तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। तो जीव कहाँ घूमता है? माला तो कर में, धागे में घूमता है, और जीव हम लोग का मुख में घूमता है। जब हम लोग बात करते तो मुख में इधर से उधर तो घूमता है जीव। मनुआ तो चाहूँ दिशा में घूमे। जो हमारे मन है, मन पे तो किसी का वश नहीं है, मन तो हम लोग चारों दिशा में घूम घूम के आ सकता है। बैठे हैं यहाँ पे, कहाँ? वेस्ट बंगाल में, चले गए थाईलैंड, विदेश चले गए, यूपी चले गए, बिहार चले गए, तो मन तो घूमते रहता है। ठीक है। यही इसका कहने का मतलब है। यह पंक्ति कौन लिखा है? तो यह पंक्ति कबीरदास जी की है। यह प्रसिद्ध दोहा कबीरदास जी की है, जिसमें वह मन की चंचलता और सच्चे सुमिरन स्मरण का महत्व बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो देरिया ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दर्शनीय मत क्या है? अभिनव गुप्त का प्रमुख दर्शनीय मत क्या है? आप बताइए। इसमें तो रेड मार्क नहीं है, आप बताइए। तो मीमांसा होगा क्या, साख्य होगा, वेदांत होगा, या शैव होगा? तो इसका आंसर डी होगा, डी शैव। अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? शैव है, शैव। ठीक है। कृष्ण सोवती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पद दिया गया था? कृष्ण सोवती जी हैं, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला गया था? तो ऑप्शन है दिलो दानिश, समय सरगम, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे में। तो कृष्ण सोवती को साहित्य अकादमी पुरस्कार जिंदगी नामा के लिए मिला था। ये भी पूछ सकता है कृष्ण सोवती का कौन सा उपन्यास है? नहीं तो जिंदगी नामा किसका उपन्यास है? तो कृष्ण सोवती का। ठीक है। 1979 में है, 1979। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कृष्ण सोवती को उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए उन्हें 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हम लोगों के लिए आखिरी प्रश्न था। और दोस्तों, आप ये मत समझिएगा, मेरे सब्सक्राइबर पे मत जाइएगा और ना ही व्यूज़ पे जाइएगा, क्योंकि जो भी नए यूट्यूबर होते हैं, जो नए यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या फिर जो भी काम करते हैं, 0 सब्सक्राइबर से शुरू करते हैं। एक दिन अगर उनका कंटिन्यूटी बढ़ी रही, अच्छा कार्य करते हैं, तो एक दिन उनका मिलियन में जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा सब्सक्राइबर कम है, व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, तो ये मटेरियल बेकार है। बिल्कुल नहीं, ये एकदम आपको मक्खन निकाल के दिया गया है। अगर आप इसे रोज़ 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका साहित्य नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा बाबू, आपका साहित्य बिल्कुल नहीं छूट सकता है। इसके बाद अगर ये 550 बुक ख़त्म होने के बाद मैं लूसेंट सॉल्व कराऊंगी, आदित्य पब्लिकेशन का जो हिंदी का बुक है उसे भी सॉल्व कराऊंगी। आपका नहीं छूटेगा। टाइम वेस्ट बीच में आपका नहीं हो रहा है, आपको बस सुनना है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। आज के लिए क्लास हम लोग का यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।